सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 कभी कभी आपको टिप्पणी के रूप में लिखने को आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न होता है या 4 नंबर के छोटे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने के रूप में आ जाते हैं। तो ये 3-4 प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, खूनी रविवार 1905 की घटना कब हुई और क्यों हुई थी। तो देखो, खूनी रविवार की 1905 की घटना थी। कुछ मजदूर जो थे अपनी मांगों को लेकर जा रहे थे। 1905 रविवार का दिन था और ये मजदूर अपनी मांगों को लेकर जा रहे थे, लेकिन वहां के जार ने, रूस के जार ने उन पर, निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 3 से अधिक मजदूर घायल हो गए थे। इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है, जिससे पूरे रूस में जार के विरुद्ध एक क्रांति का बिगुल बज गया और पूरे देश में क्रांति फैल गई थी। तो ये रूस की घटना थी। जनवरी 1905 को फादर गैफोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस अपनी मांगों को लेकर, किसी के नेतृत्व में ही कोई ना कोई जुलूस चलता है, उसका कोई अपना एक नेता होता है। तो इसमें फादर गैफोन ये नेता थे इनके। मजदूरों का एक जुलूस अपनी मांगों को लेकर विंटर पैलेस की ओर जा रहा था। रविवार का दिन था। रूस के जार के सैनिकों ने उन पर गोली चला दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 3 से अधिक मजदूर घायल हो गए। अनेक हड़तालें हुई देश में इस घटना को लेकर। विद्रोह फैल गया पूरे देश में और पूरे रूस में जार शासन के विरुद्ध क्रांति फैल गई थी। और इसके बाद जार शासन का क्रांति सफल हुई और जार शासन का अंत हो गया वहां। तो ये तो थी खूनी रविवार की रूस की घटना। इसको पढ़ लें, ये परीक्षा में बहुत अधिक पूछी जाती है और आपके कक्षा 9 में पूछी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कक्षा 10 में भी इस घटना को पूछा जाता है। इसलिए इस घटना को तैयार कर लें, कक्षा 9 और 10 दोनों में काम आएगी आपकी। अगली दूसरी घटना है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस बार भी इस प्रश्न के आने के चांस हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। तो देखो, आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो लाभ के लिए की जाती हैं। कोई व्यक्ति अपना लाभ कमाने के लिए काम करता है, वो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होंगी, धन कमाने के लिए काम करता है। और गैर आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति धन कमाने के लिए काम नहीं करता है, अपने सेवा भाव के लिए काम करता है। जैसे घर में महिला है, महिला घर का पूरा काम करती है, खाना, बर्तन, कपड़े, पोछा सारा काम करती है, तो वो धन कमाने के लिए नहीं करती है, वो एक सेवा भाव की दृष्टि से करती है। ऐसे ही घर परिवार के लोग, माता पिता या कोई अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो अपने बच्चे को पढ़ाना ये आर्थिक क्रिया नहीं है, ये गैर आर्थिक क्रिया है। क्यों? इसमें कोई बच्चे को पढ़ाने से धन नहीं मिलेगा। हाँ, धन मिलेगा यदि आप कहीं सेवारत हैं और वहां पढ़ाने जाते हैं तो आपको वेतन मिलेगा, तो वो आपकी क्रिया आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी और ये गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। तो ये तो ही आपकी आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया ठीक से समझ में आ गई होंगी। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है और उसे तनख्वाह मिलती है, तो ये क्रिया हो गई आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जिससे कार्य के बदले में धन प्राप्त होता है। और इसमें निजी, जैसे नौकरी, व्यापार, रोजगार, कृषि, मजदूरी, इलाज, डॉक्टर इलाज करता है तो वो पैसे लेता है, इनसे देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। तो ये हो गई आर्थिक क्रियाएं। अब अगला आता है गैर आर्थिक क्रियाएं। तो गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये वे आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, बल्कि सेवा भाव है की दृष्टि से की जाती है। जैसे अभी हमने बताया, महिला द्वारा घर के काम, सेवा करना, मित्र व रिश्तेदारों की सेवा करना, ये सारे काम। इससे क्या है? राष्ट्र की आय नहीं बढ़ती है, राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो अगला प्रश्न है वैज्ञानिक वानिकी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न आपको 9th में तो है ही और ये 10th क्लास में भी ये प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, दोनों परीक्षाओं में आपको लाभ होगा। ये वन प्रबंधन की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें क्या होता है, वैज्ञानिक वन की, इनके एक व्यवस्थित क्रम में पौधों को लगाना। देखो, वन संपदा वह है जो अपने
बिना योजना के अनुसार ऐसे ही वृक्ष उग आते हैं, कोई किसी वैरायटी का है, कोई किसी वैरायटी का है, और एक वृक्षों का समूह हो जाता है, तो उसको वन कहते हैं। इसमें अनेक प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। और वैज्ञानिक वानिकी जो है एक योजना के अनुसार वृक्ष लगाना, एक ही जाति के वृक्ष एक क्रम में लगाना, तो ये कहलाएगी वैज्ञानिक वानिकी। भारत में भी इसका अंग्रेजों के शासनकाल में इसका बहुत उपयोग किया गया था। जैसे गांवों में आपने देखा होगा, लोग, ये खेत होता है गांवों में, तो खेत के चारों तरफ कुछ नहीं सही तो मेड़ा लगा देते हैं पॉपुलर का या लिप्टिस का, जो यहाँ पर एक क्रम में पॉपुलर है, चारों तरफ लगा दिया और बीच में वो फसल करते रहते हैं, कोई ना कोई फसल होती रहती। तो ये सब क्या कहलाता है? ये वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत आता है। या खेत में कभी कभी ये देखा होगा आपने, पौधे लगाए जाते हैं, तो पौधे जो है इस क्रम में लगाए जाते हैं। एक लाइन जे, इस लाइन में पौधे लगा दिए, इस लाइन में पौधे लगा दिए, ये लाइन में पौधे लगा दिए, और जो खाली जगह बीच में बचती है इसमें कृषि कार्य किया जाता है। तो इसमें दोहरा लाभ हो गया। क्यों? वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार इसमें वृक्षारोपण किया गया है, तो इसमें दोहरा लाभ हो जाता है। और यदि और भी कार्य करने हैं तो इसमें जो है ये पौधे बड़े हो जाते हैं पॉपुलर के, तो बीच में लिप्टिस छोटी प्रजाति के पौधे लगा दिए जाते हैं, तो ये बहुत ऊंचे निकल जाते हैं, ये बाद में बढ़ते हैं, तो डबल लाभ इससे मिल जाता है। ये सब क्रियाएं वैज्ञानिक वानिकी कहलाती हैं। तो ये तो वैज्ञानिक, ये वन प्रबंधन की ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक वनों को साफ करके एक व्यवस्थित क्रम में पंक्ति में वृक्ष लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य लकड़ी के साथ साथ अन्य संसाधनों का उपयोग हो सके और आमदनी बढ़े। इसका जनक जो है जर्मन के विशेषज्ञ हैं डायट्रिच ब्रांडिश की मदद से की गई। इसका उपयोग आज हमारे देश में किसानों खेतों में इसका उपयोग बहुत अधिक कर रहे हैं, तो इससे किसानों को आमदनी भी हो रही है, उससे लाभ भी हो रहा है। एक प्रश्न और है, यह भी प्रश्न परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है। तो प्रश्न है उपचुनाव तथा मध्यावधि चुनाव में अंतर। तो उपचुनाव क्या होते हैं और मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं, ये दो बातें आ गई, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव। तो आप उपचुनाव देखें। उपचुनाव जो है, मान लीजिए अपने यहाँ विधानसभा चल रही है, इस समय विधानसभा चल रही है और बरेली के एक विधायक हैं श्याम बिहारी जी। श्याम बिहारी बरेली के विधायक हैं, उनका किन्हीं कारणों से हार्ट अटैक से निधन हो गया, तो विधानसभा में एक पद रिक्त हो गया और अभी कार्यकाल 2027 में समाप्त होगा। तो इससे पहले जो चुनाव कराया जाएगा उस पद को पूरा करने के लिए 5 साल से पहले ही चुनाव कराया जा रहा है उसमें, और वो चुनाव जब तक के लिए होगा जब तक कार्यकाल सदन का पूरा ना हो जाए। तो 2027 में कार्यकाल पूरा होगा तो उस सदस्य का भी कार्यकाल पूरा, यानी कि 1-1.5 साल के लिए वह सदस्य चुना जाएगा। तो बीच में यदि कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए, कोई त्याग पत्र दे दे या किसी कारण कोई पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पद को भरने के लिए चुनाव कराया जाता है। तो इसको कहते हैं उपचुनाव। उपचुनाव, ये क्रिया क्या कहलाएगी? उपचुनाव। समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही एक होता है मध्यावधि चुनाव। मध्या मतलब बीच के समय में, वो कहलाता है मध्यावधि चुनाव। तो मध्यावधि चुनाव क्या? जैसे मान लीजिए लोकसभा ले लीजिए, तो लोकसभा है 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 सालों के लिए चुनाव होता है। और 5 सालों से पहले ही मान लीजिए कई दलों की मिलकर इस समय सरकार बनी हुई है, कोई एक दल या 2 दल सरकार से समर्थन वापस ले लें और सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार के पास बहुमत नहीं रहेगा। और बहुमत के लिए सरकार को कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? तो आधे से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती। इस समय लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा में 543 सदस्य की लोकसभा है। 2 सदस्य पैसे तो 545 है, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, वो जो अब प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो 543 बचते हैं। तो 543 में अगर देखा जाए तो इसको 2 से भाग करेंगे, आधे से अधिक होने चाहिए, तो ये आएंगे 271.5, इसे भाग करेंगे तो 271.5, अर्थात व्यक्ति को आधा नहीं माना जा सकता है, तो इसको पूरा ही मानेंगे, तो पूरी संख्या आएगी हमारी 272। तो 272 सदस्य होने चाहिए। और यदि सरकार के पास से कोई समर्थन वापस ले ले, मान लीजिए 2-3-4 दलों की सरकार है और उसमें 10-10, 5-5 करके सदस्यों ने
समर्थन वापस ले लिया तो सरकार के पास मान लीजिए इस समय भाजपा के पास 240 सदस्य हैं, तो 240 में क्या सरकार बन सकती है? तो ऐसी स्थिति में सरकार नहीं रह सकती है, सरकार अल्पमत में आ जाए। क्यों? 272 चाहिए और 272 पूरे नहीं होंगे क्योंकि सहयोगी दल चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है और लोकसभा भंग कर दी जाती है। सदन, लोकसभा या कोई भी प्रदेश का सदन हो सकता है, तो उसे भंग कर दिया जाता है और वहां पर कार्यकाल मान लीजिए 2029 में पूरा होना है, 2029 में, और मान लीजिए 2027 में समर्थन वापस हो गया, अल्पमत में आ गई, तो 29 तक सरकार नहीं चल पाई, तो इसके पहले ही चुनाव करा दिया जाता, तो उसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव। पूरे सदन को भंग करके और दोबारा चुनाव की घोषणा हो जाती है और दोबारा चुनाव कराया जाता है, इसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव। ये प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी कि उपचुनाव क्या है, मध्यावधि चुनाव क्या है। उपचुनाव बीच में समय कार्यकाल से पहले ही पद जो रिक्त हो जाता है तो वो पूरा पद भरा जाता है, उसको कहते हैं उपचुनाव। और मध्यावधि चुनाव पूरे सदन जो है अल्पमत में आ जाए, सरकार जो चला रहे हैं वो अल्पमत में आ जाए, बहुमत पूरा ना कर पाए, और उसके लिए तो ऐसी स्थिति में सदन को भंग करके दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। तो ये मध्यावधि चुनाव रहा और ये उपचुनाव रहा था। ये लिखा हुआ है, इसे समझ लें। और आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।